15 में भी जीरो हुआ, 20 में भी जीरो हुआ और 25 में भी जीरो हुआ। तो ये जीरो से कब निकलेगी कांग्रेस पार्टी? शब्द इस्तेमाल करता हूँ, भले मुझ पे भी अप्लाई करता है कि दिल्ली के लोगों ने जलील करके हराया एक तरीके से। जब खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे तो नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी दिल्ली सरकार चली। और जब शीला जी चीफ मिनिस्टर हुई तो अटल जी लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे। दोषी मानता हूँ आम आदमी को, ज्यादा इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो कोई विकास करने नहीं आए थे। वो फ्री फंड में आए थे और उन्होंने एक माहौल बनाया था और वो ट्रू टू रीजंस ऑफ विक्ट्री बनते रहे कि ठीक है भाई कुछ ना कुछ फ्री फ्रू करते रहो, छोटा मोटा पैसा खर्च करते रहो। तो चलो उनका तो कभी ध्यान था नहीं इस तरफ। हम जो बोल रहे थे केजरीवाल के खिलाफ वो लोगों में जा रहा था, हमको उन्होंने विकल्प नहीं माना और इसलिए बीजेपी शराब घोटाला तो आप ही लोगों ने उठाया था। शराब का, एनवायरमेंट का कि एक्चुअली में विकास नहीं हुआ। अब 2018 में आप मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, 3 राज्य जीते आप पूरे के पूरे। उसके बाद आप 23 में तीनों हार गए। कि हमारी लीडरशिप को और ज्यादा तरीके से लीडर बनना होगा, अब और लीडर बनने का मतलब यह है कि विषयों को पकड़ना, इंश्योर करना कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो ऊपर से आते हैं काम उसमें ढील नहीं होना, ठीक है, पार्टी संगठित दिखनी, पार्टी डिसिप्लिन दिखनी, ठीक है, और लीडरशिप ताकतवर दिखनी। नमस्कार, अमरउजाला.com पर खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हर एपिसोड की तरह इस बार भी हम एक नए मेहमान के साथ आपसे रूबरू हैं और मुद्दा बहुत गर्म है। दिल्ली शहर देश की राजधानी है, प्रदूषण से परेशान है। कांग्रेस पार्टी जो एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, आज भी देश में जिसकी जड़ें गांव-गांव में अभी भी हैं, उसकी स्थिति और तमाम सारे मुद्दों पर, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? दिल्ली में पीछे लगातार उसको 0-0 मिल रहा है 2015 के चुनाव से। 13 में तो फिर भी 6-7 उसके एमएलए आ गए थे, 15 में भी जीरो हुआ, 20 में भी जीरो हुआ और 25 में भी जीरो हुआ। तो ये जीरो से कब निकलेगी कांग्रेस पार्टी? इसके पहले का तो जो था वो एक बहुत जहरीला माहौल बन गया था, ठीक है, जो भी कारण हो, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरीके का काम 2013 में दिल्ली में हुआ, ऐसी सरकार को हारना नहीं चाहिए था। हारती भी तो चलो रेलेवेंट रहती, लेकिन जो मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, भले मुझ पे भी अप्लाई करता है कि दिल्ली के लोगों ने जलील करके हराया एक तरीके से। ऐसी मेरे ख्याल से काम करने वाली सरकार इतनी बुरी तरह हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हारी, पर जो भी कारण उसके रहे, हारे हैं लोग, लेकिन इस तरह नहीं हारे ऐसे। तो एक वो 19 में भी चला, लेकिन 25 में मैंने चुनाव में एक अंतर देखा कि 25 के चुनाव का एजेंडा कांग्रेस ही सेट कर रही थी। हम जो बोल रहे थे केजरीवाल के खिलाफ वो लोगों में जा रहा था, हमको उन्होंने विकल्प नहीं माना और इसलिए बीजेपी शराब घोटाला तो आप ही लोगों ने उठाया था। शराब का, एनवायरनमेंट का कि एक्चुअली में विकास नहीं हुआ। मुझे याद है हम लोगों के बार बार बोलने के बाद थोड़ी देर बाद केजरीवाल ना शिक्षा की बात करता था, ना स्वास्थ्य की बात करता था, वो अपने उस रोज पैतरे बदलने की कोशिश करता था। उससे मुझे ये लगा कि भले कांग्रेस को लोग वोट ना दे रहे हों, लेकिन कांग्रेस की आवाज में एक क्रेडिबिलिटी है जो लोग अब सुनने को तैयार हैं। अब क्या कारण है मैं नहीं जानता हूं, पर हमारी प्रदेश कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो मैं नहीं कहूंगा, वो मोमेंटम को हम छोड़ रहे हैं। मैं समझ में नहीं या इनको लगता है कि किसी और टाइम पर ये करेंगे, पर मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कमजोरी है और ये साल एक भर हमको मौका मिलेगा। देखिए अभी तक तो क्या था, हम दोनों पार्टियों के बीच में आर्बिट्रेटर थे, ठीक है, वो जगह अगर चली गई तो वो 5-7-8% भी दिक्कत होगी, है ना। इस समय हमारे पास दिल्ली की प्रमुख ऑपोजिशन बनने का सुनहरा मौका है। एक देखिए 8-9 महीने सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बीजेपी की सरकार के बारे में लोग बहुत अच्छा नहीं बोल रहे हैं और 6 महीने एक अच्छा टाइम होता है देने का, भाई ठीक है। आपने 11 साल उनकी सरकार है, उसके तमाम पाप हमारे सामने रखे, प्रदूषण जमुना का और एयर का तो सामने है ही। एक ही सरकार है जिसके विकास की बात की जा रही है और एक ही सरकार है जो अपने विकास की बात नहीं कर रही है। तो मेरा ये कि ठीक है, हो सकता है हमारी वर्तमान लीडरशिप को शीला जी से परहेज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है ये नहीं है। अरे शीला जी चलिए मैं एक बात को बात करने के लिए कह रहा हूं, शीला जी कांग्रेस की तो सीएम थी। अगर शीला जी के नाम पर वोट पड़ेगा तो कांग्रेस को पड़ेगा, वो तो है नहीं, ठीक है, और दिल्ली में वो अपना नाम कमा गई, इतिहास का हिस्सा बन गई, वर्तमान में तो है नहीं। और तो क्यों हम उन चीजों को लेकर सड़क पे नहीं उतरते हैं या लोगों से बात नहीं करते हैं? दिल्ली में सोशल मीडिया भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। अगर आप कोई रेलेवेंट बात 2 मिनट की वीडियो में कहते हैं तो दिल्ली वाले सुनते हैं,
ठीक है, सड़क पर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, आप ये मीडियम इस्तेमाल करिए ना। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिल रही, आप दूसरा मीडियम इस्तेमाल करिए ना। उसमें अगर आप लगे रहोगे जो झाड़ू रूप से, तो कांग्रेस की कम से कम लोग बात सुनने नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे तो उनको कवरेज मिलेगा, मिलता भी रहा है। ऐसा नहीं है कि मीडिया एकदम इग्नोर करता है दिल्ली में कांग्रेस। भले दिल्ली में कांग्रेस का एक भी एमपी ना हो, एक भी विधायक ना हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस अगर दिल्ली में कोई एजिटेशन करती है या कोई मूवमेंट करती है तो लोग उसको सुनते हैं। अभी राइट ऑफ नहीं है कांग्रेस, जैसे यूपी में राइट ऑफ हो गई या बिहार में राइट ऑफ हो गई या बंगाल में राइट ऑफ हो गई, अभी भी दिल्ली में राइट ऑफ नहीं हुई है कांग्रेस। तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उठा पा रही पता नहीं। तो ये हो सकता है कि जब आप नए गेस्ट की बात कर रहे हैं, हमारे किसी सीनियर नेता को दिल्ली से बुलाइएगा, उनसे पूछिएगा। चलिए अब थोड़ा दिल्ली से बाहर निकलते हैं, थोड़ा नेशनल सीन की बात करते हैं। 11 साल से मोदी जी की सरकार है देश में, और लगातार कांग्रेस ने 2014 में तो खैर कांग्रेस की हालत खराब हो गई, 43-44 सांसद आए, 19 में भी अमूमन उतना ही रहा। हाँ, 2024 में एक उम्मीद बनी कि कांग्रेस करीब 100 सांसदों के आसपास पहुंच गई, 99+1 मान लीजिए पप्पू यादव को भी जोड़े, और लगा कि लोकसभा के बाद एक रिवाइवल कांग्रेस का भी और देश की राजनीति में फिर से हो रहा है। लेकिन फिर अचानक हरियाणा भी हार गए, महाराष्ट्र भी हार गए, दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए, और बिहार का हमारे सामने हर्ष है। तो ऐसा क्या, मतलब इनहेरेंट क्या कमजोरी है कांग्रेस संगठन की, कांग्रेस लीडरशिप की, कि जो आपने लोकसभा चुनाव में जो एक उम्मीद जगाई थी वो फिर से एकदम नीचे चली गई, और भारतीय जनता पार्टी जो 240 में सिमट गई थी, अब फिर उसका ग्राफ ऊपर हो गया। और कम से कम चुनाव में तो ग्राफ, मैं चुनावी ग्राफ की बात करूँ भाई, पैमाना तो लोकतंत्र में चुनावी है ना। जी, तो आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि एक हमारी जो एक बड़ी दिक्कत हो गई है, जो मैं 2004 से इसको पढ़ रहा हूँ। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग मानते हैं कि 2009 हम लोगों ने जीता। मेरे हिसाब से 2009 का चुनाव भी हम लोग हारे थे, क्योंकि जितना हमने माहौल बनाया था, और अगर हम राजनीतिक रूप से जूझ रहे होते तो हमको 260-270 सीटें केवल कांग्रेस को आनी चाहिए थी। हम लोग जितना काम किया उससे हमें कम मिला। तो मैं समझता हूं कि ये आपके एनालिसिस, मेरा ये हमेशा एनालिसिस रहा है कि उस हिसाब से हमने चुनाव मेजॉरिटी वाले में नहीं हारे, हम जितना मिल सकता था उसके बनस्पत हम हारे। हम अपने पोटेंशियल पर के आसपास भी नहीं गए। जो मैंने अभी देखा है पिछले 7-8 साल में भी, जो उसी की प्रक्रिया चलती चली आ रही है कि हम अपने काम पर बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों ये है, और बीजेपी में ये फायदा है, खासकर मोदी में। मैंने एक चीज देखी है, मोदी अपनी कमजोरी को बहुत जल्दी भांप लेता है। उसमें गवर्नेंस के बहुत बड़े इश्यूज हैं, उसमें सोशल कमिटमेंट के बहुत बड़े इश्यूज हैं, उसमें धर्म के इस्तेमाल करने के बहुत बड़े, मैं उसमें नहीं जा रहा अभी। उनकी अगर आलोचना है तो ये उसकी आलोचना का भी हम वो अलग बात है, मतलब, और उसकी हजारों आलोचनाएं हम कर सकते हैं, बड़ी तीखी कर सकते हैं, पर उसमें मैं नहीं जा रहा। लेकिन उसका एक एडवांटेज है कि वो, और शायद आज की बीजेपी जो शायद पहले नहीं थी, अपनी कमजोरी को समझ के 180 डिग्री टर्न भी अगर उसको करना पड़े तो कर लेगा। मतलब वो जो हमारे में यही हुआ ना नीतीश कुमार के साथ। हाँ, तो वो हर जगह कर सकता है, और उसमें कोई उनको, क्योंकि वो उन्होंने जो एक गलती जिसको मैं अभी उनका एडवांटेज है, जो मैं नैतिक रूप से बहुत गलत मानता हूं, कि वो जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ भी ना करें तो कुछ तो करें। ये 24 के बाद हमको जो माहौल बनाना चाहिए, और 24 हम किन चीजों से जीते, ठीक है, संविधान का एक इशू था, रिजर्वेशन का एक इशू था, लेकिन देश में विकास पर प्रश्न उठ रहे हैं, ये भी एक विषय था। बेरोजगारी का इन्फ्लेशन एक इशू था, बेरोजगारी एक इशू था, और बेरोजगारी में भी आज हमारे पास 4 या 5 अलग अलग वर्ग आ गए हैं। खेती किसानी वाला, खेतीहर मजदूर का अलग वर्ग है, पढ़ा लिखा जवान का अलग वर्ग है, मीडियम एज में जिन लोगों को अब नौकरी नहीं मिल रही है, जो वो अलग वर्ग है, तमाम पढ़े लिखों में जो जिस तरीके की उनकी इकोनॉमी गिर रही है वो अलग वर्ग है, स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का जो बुरा हाल है वो अलग वर्ग है, ट्रेडर को जो अलग इंपैक्ट हो रहा है, चाहे अमेजोन से हो चाहे किसी से हो। तो कई लेवल बेरोजगारी केवल ये मतलब नहीं है कि आप 100 दिन 80 दिन काम नहीं कर रहे, आप जितना कमा रहे थे वो नहीं कमा पा रहे। अग्निवीर जैसी योजना ले आए जिससे हमारे तमाम नौजवानों को जो है, इसमें हम क्यों नहीं हर चीज के साथ जुड़कर, भाई अगर 2024 में उसने हमें सुना तो अभी भी वो हमें सुनने को तैयार है। उसके दर्द के साथ हम नहीं खड़े हो रहे। ये क्यों है, क्या है, मैं नहीं जानता। देखिए, बहुत आसान है कहना कि हमारे पास संगठन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी में जो एक प्ले था वेटिंग फॉर गॉडॉट, वो तो आप नहीं कर सकते कि जब बनेगा तब देखेंगे।
परिस्थिति जब आपके अनुकूल दिख रही है, उस परिस्थिति पे काबिज क्यों नहीं हो रहे? देखिए, बीजेपी उस परिस्थिति को अपने प्रोपेगेंडा, अपनी मेहनत और अपने संगठन से कवर करती है। माहौल तो आपके पक्ष में है, और कभी कभी माहौल इतना हो जाता है, अरे माहौल ने अगर 2013 में कांग्रेस की दिल्ली सरकार हरा दी, तो माहौल में जो ताकत है वो किसी और चीज में नहीं। और माहौल ही तो इनको 240 पे लाया ना। 240 पे लाया था। तो मैं कह रहा हूं माहौल आप बना सकते हैं, माहौल के नीचे करने की रणनीतियां अलग अलग हो सकती हैं, चेंज भी आप कर सकते हैं। आपने कभी पदयात्रा की, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने और की, कुछ जगह उसके नतीजे भी आए, कुछ जगह रही, कुछ जगह नहीं भी रही। हर रणनीति हर जगह नहीं होती है। पर इसका मतलब यह है, जिसको अगर फिर अंग्रेजी के शब्द में कहें, कि अगर आप हर आइडेंटिटी, हर आर्थिक और सामाजिक पहचान के लोगों से एंगेज करेंगे तो वो आपके साथ आके जुड़ता है। राहुल जी ने क्या किया, या हमने कांग्रेस ने उन पूरे यात्राओं में क्या किया? कहीं किसान से मिले, तो कहीं मछुआरों से मिले, तो कहीं बुनकर से मिले, तो कहीं लड़कियों से मिले, कहीं पढ़ी हुई लड़कियों से मिले, कहीं बेरोजगारों से मिले। देश में एक मैसेज गया कि यार मेरी समस्या के साथ ये मेरा नेता जूझ रहा है। हाँ, जिसको पहले हम कहते थे, अभी आपने जैसे शीला जी की बात की कि हर बार उनको पसंद करता था, तो ये हमारा रिकनेक्शन था। वो हम क्यों लूज कर रहे हैं? और हम कभी कभी, जैसे बिहार में मुझे हमेशा लगता है कि हम लोगों को एकाध कबार हमको कभी कभी ऐसा लग रहा था कि हम सिंगल फोकस बन जा रहे थे। SIR हो या कोई, वो ठीक है, किसी चीज को हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन उसमें एक और चीज है, हम नॉट ओनली सिंगल फोकस हो गए हैं, हम सिंगल लीडर हो गए हैं। हम बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करने लगे राहुल जी से। राहुल जी माहौल बना सकते हैं, उस पर स्थानीय बाकी नेताओं को तो काम करना पड़ेगा। अगर दिल्ली है और दिल्ली में अगर राहुल जी आकर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो दिल्ली में गंगा जमुना जी का भी है, दिल्ली में सड़कों का भी है, दिल्ली में पानी का भी है, दिल्ली में शिक्षा का भी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार का भी है। ये तो मुझे उठाना है ना। हाँ। अगर मैं समझने लगूं कि यार राहुल जी एक ही बात करके, जो कभी कभी लोग कहते हैं, तो आप किस लिए हो? नहीं तो मोदी भी अगर आप देखो कभी कभी एक या दो चीजों पर करता है, बाकी लोग उसको नहीं। जोड़ते मोदी, हैं। देखिए मोदी जी का और राहुल जी का मेरा जो देखना है, फर्क ये है कि मोदी जी कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई नैरेटिव बनाते हैं, तो उनकी पार्टी उसको नीचे तक ले जाती है, पार्टी के लोग नीचे तक ले जाते हैं। यहाँ राहुल जी कोई मुद्दा उठाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं, तो पार्टी उसको नीचे तक नहीं ले जाती। नहीं, वही मैं बात कर रहा हूं। जो मैं बात कह रहा था कि हमारा जो रोल है, इसलिए कभी कभी आम लोगों में हमारी सीनियर लीडरशिप पे प्रश्न उठते हैं, और यहां मैं समझता हूं कि हमारी जो मीडियम लेवल की लीडरशिप है वो नकारा हो गई है, वो रखने देती है उसको। बहुत आसान है कहना साहब कि उनके कारण या उनके कारण वोट नहीं पड़ा। तुम क्या कर रहे हो भाई? गद्दी पे तो तुम बैठोगे ना। अगर दिल्ली में सरकार आती है या बिहार में सरकार आती है, राहुल जी थोड़ी बैठेंगे। हाँ। तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? नहीं तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट था। सेकंड, मुझे ये पॉइंट लग रहा है जो मैं हमेशा से 2004, 5, 6 से देख रहा हूं, कि हमें जो नया ईडीएम बना है विकास का, अपेक्षाओं का, मैं उसको कोई वो नहीं कहूंगा, एस्पिरेशनल इंडिया तो नहीं कहूंगा। मेरे हिसाब से तो केवमैन भी एस्पिरेशनल था, नहीं तो वो 4 शब्दों और 5 ईंटों के पत्थर के अलावा 10वां नहीं बनाता, 8वां नहीं बनाता। पर मैं ये कह रहा हूं कि कई हमारी अपील्स जो इंदिरा जी के समय में या नेहरू जी के समय में एक पर्टिकुलर तरीके से कही जाती थी, लोगों की आकांक्षाओं से जोड़ के देखी, वो कई चीजें बदली हैं। आज वो लड़का एक अलग तरीके की नौकरी देख रहा है, अलग तरीके की सोच देख रहा है, और हमारे लिए तो फायदा ये कि वो उस हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान हमने बनाया। भले ये मकौले कह लें, लेकिन ये तो मकौले, खैर डीकॉलोनाइज तो कांग्रेस ने किया इस देश को, तो इनका मकौले के पुत्र कहना सब बकवास है। ये ज्यादा मकौले पुत्र हैं, पर मैं अगर उसमें भी नहीं जाऊंगा। लेकिन विकास का जो हमने माध्यम बनाए, इंडस्ट्रियलाइज जो हमने किया, सबसे बड़ा साइंटिफिक टेम्पर और मॉडर्नाइज जो हमने किया, ये उसका नतीजा है जो आज की जनरेशन है। ये मैं एरोगेंस में नहीं कहना चाहता, बड़ी विनम्रता से कहूंगा, बहुत हद तक हम लोगों की नीतियों के फलस्वरूप ये जनरेशन इन आकांक्षाओं के साथ आई है। तो ये तो नेचुरली आपके साथ बैठना चाहिए। पर अगर आप उसके साथ नहीं बैठ रहे हो या उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे तो हो, वो क्या आपने उसके लिए किया, उस पर आपको वोट नहीं देगा। क्या आप उसके लिए कर सकते हो, वो आपको वोट देगा। और क्रेडिबिलिटी ये है कि आप कर चुके हो, ना आप अपनी बात करते हो, ना उसके सपने के साथ जुड़ते हो। यही बात राष्ट्रवाद पे भी लागू होती है। ये बात राष्ट्रवाद पे भी, आज राष्ट्रवाद भी प्लैंक ले लिया बीजेपी ने। भाई प्लैंक के अलावा मुझे बताइए, सैन्य शक्ति में या सीमाओं को ऊपर नीचे करने में भारतीय जनता पार्टी ने तो ना 1 इंच ऊपर किया, ना 1 इंच कम किया, बल्कि अगर चीन की हकीकत माने तो हमने कुछ खोया ही है। ये वो पार्टी जो नेपाल से, भूटान से और सिक्किम से 1948-39 में वो ट्रीटीज कर देती है जो हमें चीन से सुरक्षित रखते हैं।
ये वो देश जो दुनिया में एक ऐसा ग्रुप बना लेता है जो अमेरिका और रूस के खिलाफ खड़ा हो जाता है और हमको सशक्त करता है। हम हमेशा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हमने अपने पड़ोसियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। 62 की लड़ाई वो भी आधी लड़ी हुई थी, उसके हम और इशू में जा सकते हैं। बांग्लादेश बनाने वाले हम, सन 84 की सर्दियों में हम लोग घुस जाते हैं सियाचिन में, सन 68 में हम लोग चीन की पिटाई करते हैं। जो जिस देश ने सिक्किम को अपना बनाते हैं हमारा ऑलमोस्ट, आप मान लीजिए सब लड़ाइयों के बावजूद भी परमाणु विस्फोट करते हैं। वो तो खैर परमाणु विस्फोट, आर्यभट्ट जब हमने भेजा पूरी मिसाइल भास्कर भेजा, मिसाइल की तो पूरी सिस्टम तब शुरू की गई थी। आज ठीक है बड़ी होती है, आगे होती है तो दूसरी बात एक चल जाता है। तो मैंने कहा उसके बावजूद आप राष्ट्रवाद को नहीं अपना पाते, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या रिलक्टेंस है? आपके दो नेता भी तो राष्ट्रवाद की उसमें जान दी उन्होंने, और क्या, कोई अपनी पर्सनल लड़ाई थोड़ी लड़ रहे थे। कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी थी भाई, आप बताइए ना। बल्कि ये तो दो ऐसी चीजें हैं जिससे हमें सबक लेकर आगे चलना चाहिए था। भाई अगर आप शहीदों का नाम लें, जो शहीद किसी न किसी राष्ट्रीय कॉज में शहीद हुए हैं, तो सारे कांग्रेसी मिलेंगे। बेन सिंह जी का आप नाम ले लीजिए, औरों का, कईयों का ले लीजिए। आसाम में हमारे कितने नेता मारे गए उल्फा के चक्कर में या और चीजों के चक्कर में, सैकिया परिवार को, और कई लोगों के ऊपर इस तरीके के प्रहार हुए। ये आज भी नहीं समझ में आ रहा है। और मैं तो देखिए एक बहुत बड़ी लाइन है नेहरू जी की, जो लाइन हमको पढ़नी चाहिए, मतलब हम तो एक तरीके से उनके वंशज हैं, जिसमें वो कहते हैं कि whenever a nation is in crisis, nationalism comes to their rescue। ये तो उस व्यक्ति की बात है जिसको कहा जाता था कि वुली हेडेड और लिबरल वो है। नेहरू जी की मैं एक और लाइन आपको बताता हूं जो कमाल की लाइन है, जो मैंने एस जयशंकर जी के पिता ने कोट की थी। सुब्रमण्यम, हाँ, किया है, कंट्री दैट डज नॉट नो हाउ टू डाई डज नॉट नो हाउ टू लिव। And he says war makes a nation, makes the character of a nation। वो आदमी ये बात कर रहा है और उनके हम वंशज हैं, हम राष्ट्रवाद के पूरे मुद्दे को छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सब इतनी बड़ी लेगेसी आपकी है, सब कुछ है, लेकिन आपकी ही पार्टी के कुछ नेता, शशि थरूर जैसे नेता जब सवाल उठाते हैं और वो मोदी जी की तारीफ करते हैं और कांग्रेस की उस पर सवाल उठाते हैं, मनीष तिवारी जो है वो बात करते हैं इसकी, क्या कहते हैं, परिवारवाद की है, फैमिली, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिलता है। साहब देखिए ये तो कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। देखिए इसमें मैं दो बातें कहूँगा। एक, इन पे जब मैं व्यक्तिगत खाऊँ, खासकर शशि थरूर जी पे, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए वो व्यक्ति अच्छा है। जब वो हमारे प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ था, मैंने उसका समर्थन भी किया था, और मैं ये भी कहता हूँ कि आज भी अगर वो खड़े होंगे तो मैं उनको एक अच्छी चॉइस मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बनस्पत खड़गे जी के, किसी और के। और मेरा एक उसमें ये भी एक व्यक्तिगत जो पार्टी का स्वार्थ होता है वो ये है कि एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है हिंदुस्तान में जो कांग्रेस की तरफ कम देख रहा है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, उसको ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें तो अपने लोग, जब हम अगर 40, 50, 60 सीट पे हैं तो हमें तो एक एक करके जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए मुझे लगा था वो एक अच्छी चॉइस है। लेकिन शशि जी ने क्या किया, शशि जी ने अपनी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी तो की। एक चीज है, शशि जी ने आज तक कभी भी कांग्रेस को पॉपुलर करने के लिए कोई काम नहीं किया, जिस कारण से जिस कारण से शायद वो पार्टी से अलग थलग हो गए। तो उनको जो उनमें कैपेबिलिटी है, इसमें कोई दो राय, मैं ये नहीं कह रहा हूं सीएम बने, मंत्री बने, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। और जब वो कुछ बनेंगे तब देखेंगे कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनते हैं, क्योंकि यूएन की एक्सपीरियंस कोई देश का एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन उनको जो जूझना चाहिए था और जो पार्टी के अंदर में दिक्कतों के बावजूद, और वो हर पार्टी में होता, वो छोड़ गए, आज उसका जो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, उससे वो फ्रस्ट्रेट होकर ये बातें करें। भाई अगर आप चाहते थे कि आप केरला में बड़े लीडर बने तो आप जूझिए। तो अमेरिका में 10 लेक्चर देने की जगह आप केरला में 10 लेक्चर देते। हाँ, यात्रा करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है। अगर आपको वो ऑडियंस देखनी है और अगर आप इस बात के लिए चाहते हैं कि आपको लोग जाने कि ब्रिटेन ने हम लोगों को कितना लूटा था, तो इस बात के लिए भी आपको जानना चाहिए था कि नेहरू ने कितना उत्कृष्ट काम किया इस देश के लिए। नेहरू पे तो आप एक सकारात्मक शब्द नहीं बोले। इंदिरा जी पर आपको केवल इमरजेंसी दिखी, इमरजेंसी के पहले के 6 महीने नहीं दिखे। आपको शाबानो केस और बाकी चीजें दिख जाती हैं। आपको राजीव गांधी ने जो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग काम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में किया वो कभी नहीं दिखा, टेक्नोलॉजी में दिखा। आप देखिए ये पूरा जो सिस्टम था लैटरल एंट्री का, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो सत्यानाश किए बैठी थी आज भी करती, उसको किसने हिलाया सबसे पहले? उसकी नई ट्रेनिंग, उसमें बाहर से लोग लाने, टेक्नोक्रेट्स को उसमें जोड़ना, ये स्पिरिट तो राजीव गांधी लेकर आए ना।
हर नेता में कुछ अच्छा बुरा सब कुछ हो सकता है। तो मेरा ये कि आपके मुंह से वो स्वर नहीं निकलते हैं, तो आप कभी भी कांग्रेस के साथ एंडियर नहीं हुए। तो मैं अगर किसी को सुनना चाहूंगा तो मैं शशि थरूर को सुनूंगा, लेकिन अगर मैं ग्रामीण हिंदुस्तान से काम करता हूं तो क्या मैं उसे अपने कैंपेन में बुलाऊंगा? मैं नहीं जानता हूं। अगर मेरी डिबेट होगी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से और हमारी अचीवमेंट से उनसे, तो क्या मैं उनको ट्रस्ट करूंगा? मैं नहीं जानता। ये बातें जो है शशि थरूर जी को समझनी चाहिए थी। मुझे लगता नहीं है कि वो हिंदुस्तान की या कम से कम कांग्रेस की पॉलिटिक्स को समझ पाए, और जो अब दुर्भाग्य से मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा व्यवसायी बन गए हैं, प्रोफेशनल। ठीक है, अगर प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है तो जैसे प्रोफेशनल एमबीए होता है, कभी टाटा में कभी बिरला में। लेकिन मनीष तिवारी क्यों डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? वो तो खुद जो है उसी पॉलिटिक्स के। हाँ, वही अगर डायनेस्टी पॉलिटिक्स की मनीष जी बात करें तो मैं निराश हूं। मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए उन्होंने कभी कभार 2-3 ऐसी बातें कही हैं जिसमें उनको एक कांग्रेस पार्टी से निराशा, जब वो तो कांग्रेस की डाइहार्ड कांग्रेस से निराशा होती है, दैट इज एक्सेप्टेबल। उनके फादर जो है, जो अभी शहीदों की बात की, वो भी शहीदों में रहे हैं। नहीं, और मैं भी बताऊं, जब मनीष जी आईएनबी मिनिस्टर थे, बहुत कठिन समय में थे, जब पूरा ये चल रहा था, तमाम 2G CG ये सब जो चल रहा था, और उस समय उन्होंने अच्छी तरीके से मेहनत की थी। तो कांग्रेस के प्रति उनकी लॉयल्टी में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उनका कुछ हमारी लीडरशिप से औरों से शायद नहीं बनती होगी, वो जो भी कारण हो सकता है, या लोकल पॉलिटिक्स। लेकिन ये वंश वाली बात तो मैं नहीं मानता। पर वंश वाली बात में मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, और मैं भी वंश से आता हूं। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर शीला जी मेरी माँ नहीं होती तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। शायद हो सकता है, होता भी हो सकता है, ना भी होता। लेकिन जो एक चीज शशि जी को भी देखनी चाहिए थी जब उन्होंने वंशवाद की बात की, कि वंशवाद की हेरिटेज केवल पॉलिटिक्स में नहीं अप्लाई करती। अगर आपको लगता है कि वंशवाद नहीं है तो प्रॉपर्टी पे भी होना चाहिए। मेरे पिता के पास 100 एकड़ जमीन है, या 200 एकड़, 200 करोड़ रुपए हैं, या 10 करोड़ हैं, तो अगर मैं पॉलिटिक्स में उसकी हेरिटेज नहीं ले सकता हूं तो इकोनॉमी में भी नहीं लेनी चाहिए। फिर तो किसी प्रोफेशन में लेनी चाहिए। पर हिम्मत है बोलने की, फिर तो किसी, क्योंकि पॉलिटिक्स में इट इज पॉपुलर टू से दैट, इकोनॉमी में इट्स नॉट पॉपुलर टू से दैट। इसलिए मैं थोड़ा बहुत, मैं सॉरी एक लाइन दे रहा हूं, थोड़ा बहुत इन लोगों को इंटेलेक्चुअली कन्वीनियंट मानता हूं। मेरा तो वंशवाद के मामले में मेरा मानना है, वंशवाद भारत के समाज में कोई इशू ही नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी समाज में, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि वंशवाद से ये तो होता है कि चलिए एक आपको लॉन्चिंग का एक मौका मिलता है, ये तो होता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो। पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, फिल्मों की बात हो, वकालत की बात हो, डॉक्टरी की बात हो, जो भी प्रोफेशंस है, इवन मीडिया में, सब जगह वो लॉन्चिंग का मौका मिलता है। लेकिन आप टिके तभी रह सकते हैं योग्यता हो। मतलब आप अगर 2 बार MP बने तो आप ठीक है, शीला जी के बेटे थे, आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल गया, लेकिन जनता के वोट से तो जीते। बिल्कुल ठीक। अब गन पॉइंट पे थोड़ी लोकसभा में पहुंच गए कि मैं शीला जी के बेटा हूं इसलिए मुझे जो है लोकसभा जाना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। नहीं, ये मैं मानता हूं भाई, मैं मानता हूं। फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, बड़े बड़े स्टार्स के बेटे कुछ चले कुछ नहीं चल पाए, और जो चले वो इसलिए चले क्योंकि अच्छे थे। राज कपूर जी के 3 बेटे थे, ऋषि कपूर, रणधीर और ये चिंपू, राजीव कपूर। चला कौन? सिर्फ ऋषि कपूर, और थोड़ा बहुत रणधीर कपूर, थोड़ा रणधीर चले, बाकी ऋषि कपूर चले। तो फैमिली तो वही, एक ही फैमिली। तो ये तो होता है हर जगह। जबकि दूसरे भाई की दोनों बेटियां चल गई, दोनों बेटियां चल गई। तो ये करीना और दूसरा क्या नाम है? अच्छा, पब्लिक ही एक्सेप्ट करती है, पब्लिक रिजेक्ट करती है। यही मान लीजिए कपिल सिब्बल साहब हैं, बहुत बड़े वकील हैं देश के, उनके बेटे मान लीजिए उनकी लेगेसी लेते हैं, उनकी क्लाइंट्स लेते हैं। अगर उनके अंदर योग्यता है तभी तो उसको बढ़ा पाएंगे आगे। तो ये मेरा अपना मामले में है, इसलिए मैं इसको बहुत वो नहीं करता। लेकिन फिर भी ये राजनीति का एक मुद्दा, अब बीजेपी इसको बनाती है। अभी बिहार में क्या हुआ, मांझी जी का पूरा परिवार जो है मंत्री बन गया, कुशवाहा जी का। वहां के कैबिनेट में तो सुना है कि बिना परिवार का शायद ही कोई बना हो। तो ये कन्वीनियंस का मुद्दा है, मुझे लगता है। बस एक इसको कंक्लूड करेंगे, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि चूंकि आप कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जिनमें अभी भी लोग उम्मीद देखते हैं, आप फाइटर भी हैं, जनता से जुड़े भी हैं, क्या मतलब भविष्य की क्या उम्मीद देखते हैं आप पार्टी को लेकर? जिससे मैं अब 2018 में आप मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, 3 राज्य जीते आप पूरे के पूरे। उसके बाद आप 23 में तीनों हार गए। मध्य प्रदेश में तो वो जीविकली हो गया था, और 2014 के बाद किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई, जबकि बीजेपी की सरकारें रिपीट हुई हैं। तो इसको लेकर के इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस के भविष्य को एक नेता के रूप में क्या देखते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या पार्टी में होना चाहिए जिससे पार्टी जो है अपनी पुरानी स्थिति को फिर से प्राप्त कर सके?
देखो मेरे दो हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन की हमारी जगह है उसे मेंटेन करना है। वो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में मेंटेन की थी। सडनली आप देखिए सब चूं चूं कर रहे थे, दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिम कि वो लीडर है, और वो इसलिए क्योंकि वो सड़क पे उतरे। तो कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल जी हों, कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, जो हो, हमें कांग्रेस या राज्यों में जो लीडर्स हैं, हाँ, जो वही जब इनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि राज्यों के लीडर से मैं बहुत निराश हूं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। हमें ऑपोजिशन की जगह, जो दिल्ली में भी हाल है, वो हमें लेनी पड़ेगी। आप उसके बाद जनता आपको नंबर 1 ऑपोजिशन माने, नंबर 2 माने, पर आपको विपक्ष मानना चाहिए। और विपक्ष आपके पास सीट हो या ना हो। अरे सर, एक जमाने में ऐसे ऐसे पीलू मोदी जैसे नेता थे, क्या थी उनके पीछे? 2 सीटें नहीं थी। विपक्ष के बहुत बड़े नेता थे। चंद्रशेखर जी क्या था उनके पास? बहुत बड़े नेता थे। तो ये याद करना चाहिए कि आपको बोलने से मुद्दे कैसे उठाते हैं, लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं, जनता देखती है, और जनता फिर आपको पक्ष विपक्ष में एक पोजीशन देती है। तो एक बार आप ऑपोजिशन के हो गए, फिर सत्ता इतनी दूर नहीं रहती है। उस रोटेशन में या उस बदलाव में आप आओगे कभी ना कभी। दूसरा जो मेरा एक इंपॉर्टेंट काम यह है कि हमारी लीडरशिप को और ज्यादा तरीके से लीडर बनना होगा। आप और लीडर बनने का मतलब यह है कि विषयों को पकड़ना, इंश्योर करना कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो ऊपर से आते हैं काम, उसमें ढील नहीं होना, ठीक है, पार्टी संगठित दिखनी, पार्टी डिसिप्लिन दिखनी, ठीक है, और लीडरशिप ताकतवर दिखनी। हाँ, सो एक दबदबा होना चाहिए। दबदबा तो देखिए जरूरी है। डेमोक्रेसी में भी दबदबा चाहिए भाई। बिना पुलिस के डेमोक्रेसी चल सकती है क्या? परिवार में दबदबा, परिवार में दबदबा का मतलब तानाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, अनुशासन है, एक रिक्वायर्ड अनुशासन है, ठीक है। और भाई इट्स लाइक, कभी कभी खासकर जब आप चुनाव में जाते हैं, इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर। हाँ, फुटबॉल नहीं है, सारे खिलाड़ियों को एक साथ खींचना पड़ता है। और कभी कभी जब आप चुनाव नहीं चल रहा है तो फुटबॉल है, सारे डिफेंस को भी कोऑर्डिनेट करना है, मिड लाइन को भी करना है, फ्रंट लाइन को भी करना है, गोलकीपर पर भी ध्यान रखना है, उसके रेफरी को भी समझना है। हम जैसे आजकल मानते हैं कि मीडिया जो रेफरी है वो गड़बड़ है भी, लेकिन चुनाव आयोग उसको उसको देख के भी चलना है। कभी कभी बहुत विपरीत में भी आप भले लेकिन चुनाव मैच ना जीतो, मैच लड़ो तो अच्छा। लेकिन चुनाव आयोग को जो आप आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी, उसमें कुछ दम है या खाली पॉलिटिकल आरोप है? देखिए कुछ तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसको देखिए, फिर मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि वोट है नहीं है क्या है। लेकिन देखो सरकार में, क्योंकि मैं भी सरकार में करीब से रहा हूं, उसके साथ काम भी बहुत किया है, एमपी के अलग भी सरकारों के साथ काम किया है। सरकार जब किसी चीज से डरती है तो छुपाने लगती है। एक मुझे सरकारी अधिकारी ने एक बार बताया था कि देखो, वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी ऑलवेज स्पीक नथिंग बट द ट्रूथ, बट नेवर द होल ट्रूथ। तो ये जो डिफिनेशन थी, जब इलेक्शन कमीशन दिखता है कि नेवर द होल ट्रूथ, भाई देखो इन चीजों में मैं ट्रांसपेरेंट हूं, इन चीजों में हूं, तो जो हम मांग रहे हैं उसमें भी हो जाओ, उसमें नहीं होंगे। ये जब वो करता है तो फिर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं करता, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो दिखाना चाहता है तो वो चाहता है। तो जवाब नहीं देना चीजों का, बात नहीं करनी। भाई आपको याद होगा, मुझे नहीं लगता है कि शेषन साहब से ज्यादा एरोगेंट कोई आदमी, अरे तो लेकिन जवाब देते थे हर चीज का। हम तो शेषन साहब का टाइम देखे हैं, और बताते थे कि क्यों मैंने डब्बे मिक्स करवा रहा हूं, क्यों मैं चाहता हूं कि 3 महीने के पहले कोई भी अनाउंस ना हो स्कीम। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 3 महीने में कोई स्कीम अनाउंस नहीं होगी, तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सब पे अप्लाई करता था। ये नहीं है कि आप 2 लाख की एक फर्जी लोन स्कीम ले आए बिहार में और महिलाओं के बैंक में 10-10 हजार पैसे, तब जब चुनाव चल रहा हो तभी पैसे पहुंचते रहे। उस समय तो आपको याद होगा, बल्कि मुझे याद है जब पहले ऐसे चुनाव हुए थे तो पेंशन जैसी चीजें आने के लिए भी स्टेट के मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखी थी कि भाई क्लैरिफाई कर दीजिए। तब उन्होंने कहा था कि ऑनगोइंग स्कीम्स जो वेलफेयर की है, जैसे पेंशन है, ये सब चीजें चल सकती हैं, ये स्कॉलरशिप है, ये सब चल सकती हैं, नई नहीं अलॉट हो सकती। तो उन्होंने फिर क्लैरिफाई किया था। बट ये, इसे मैं कहता हूं फेयरनेस थी। और वो चाहे तेलुगु देशम की सरकार हो, चाहे राजीव जी की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्टों की सरकार हो, इक्वली एप्लीकेबल था। चलिए संदीप जी, आपने समय दिया, आज हमारी आपकी अच्छी चर्चा हुई, और उम्मीद है फिर कभी किसी मुद्दे पर आपको हम बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे। ये थे संदीप दीक्षित जी, जिनके साथ हम बात कर रहे थे खरी बात में। खरी बात के इस एपिसोड में मैं आपसे यहीं विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।